दोस्तों स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी बोर्ड के क्लास 10 साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड क्लास 10 का केवल 10th का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह चेंज हो चुका है। 12th का अभी तक चेंज नहीं हुआ है, केवल 10th का ही अभी तक चेंज हुआ है। जैसे पहले क्लास 10th का एग्ज़ाम होता था, अब उससे थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होगा। बस बाकी जितना टाइम होगा उतना ही टाइम मिलेगा, बस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वही चेंज हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का पैटर्न में क्या बदलाव हुआ और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया है कि समय 3 घंटे 15 मिनट ही आपको मिलेगा और पूर्णांक 70 नंबर का ही होगा। पूर्णांक 70 नंबर का ही होगा और यहाँ पे कुछ आपको निर्देश मिल जाएंगे। इस निर्देश को आप लोग को पढ़ लेना है। जो पहला निर्देश दिया है, देखिए क्या दिया है। पहला दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो पहले 15 मिनट हैं उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट मिला है। 3 घंटे आपको प्रश्न हल करने के लिए, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब दूसरा निर्देश क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, ख और ब। और तीसरा क्या बोल रहा है कि खंड अ तथा ब 3 उपखंडों क ख ग में विभाजित है। जो खंड अ है वह 3 खंड में विभाजित है, क ख ग, और खंड ब भी 3 खंडों में विभाजित है। चौथा क्या बोल रहा है। चौथा बोल रहा है कि प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। जो खंड अ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। हमारा जो खंड अ है उसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें से आप लोग को वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसमें जो भी आंसर सही होगा उसमें नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से आप लोग को उस जो भी सही होगा उसमें गोला करके पूर्ण रूप से भरना है। अब नेक्स्ट निर्देश देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट अगला निर्देश क्या बोल रहा है, पांचवा, कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें 1 अंक आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। और चौथा क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा समय निर्धारित है। यानी खंड क को हल करने के लिए 1 घंटा और खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटा समय आपको निर्धारित है। और अगला क्या बोल रहा है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी खंड ब जो है उसमें थियोरेटिकल टाइप प्रश्न है, आपको लिखना होगा। और आठवां क्या बोल रहा है, उसमें आठवां बोल रहा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सामने उसका जो भी अंक होगा दिया गया है। नौवां क्या बोल रहा है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो खंड ब है उसके उपखंड यानी क ख ग हमने बताया था, यह 3 भागों में यहाँ पे देख सकते हैं विभाजित है। वही उपखंड को एक साथ उसके सभी प्रश्नों को एक साथ करना अनिवार्य है। यानी कि यदि आप क खंड का हल कर रहे हैं, केवल क खंड का ही हल करेंगे, दूसरे किसी क्वेश्चन का वहाँ पे नहीं डालेंगे। तो इसी टाइप में आप लोग करना है। और प्रत्येक उपखंड को नए पृष्ठ से प्रारंभ किया, यानी प्रत्येक खंड, यहाँ पे उपखंड कितने हैं, 3 हैं, इसको एक नए पृष्ठ से स्टार्ट किया है। यानी कि जहाँ पे आपका समाप्त हुआ है उसको छोड़ करके आप लोग को एक नया पृष्ठ लेना है, वहाँ से खंड को स्टार्ट करना है। लास्ट क्या बोल रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। अब आ गए खंड अ यानी बहुविकल्पी प्रश्न में हम लोग आ गए हैं।
तो खंड अ में हमने बताया था क्या, केवल उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, और खंड अ के उपखंड क में हम लोग आ गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है वह होता है कार्निया पे, स्वच्छ मंडल कार्निया पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। वोल्टता यानी क्या, वोल्टता यानी क्या, वी। इसमें से कौन वी को निरूपित करता है। तो पहला वाला क्या दिया है, पहला वाला देखिए दिया है किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी W, किया गया कार्य यानी ये जो किया गया कार्य यानी किया गया कार्य का मतलब W। और फिर क्या दिया है, बट्टे यहाँ पे दिया है ऐसे, ये विद्युत धारा यानी I, और इंटू समय यानी T। ये देख सकते हैं ये क्या बन गया, ये जो V का यह फॉर्मूला बन गया, यानी इसका वोल्टा का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A। इसका राइट आंसर हो जाएगा किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा इंटू समय। ये आपको याद होगा कि यही इसका क्या है, V बराबर W बट्टे I इंटू T, यही क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, क इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता पर हो, और सेकंड क्या दिया है, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। ग क्या दिया है, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच में हो। घ क्या दिया है, जब वस्तु को हमने क्या बताया, बिंब बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि जब वस्तु बिंब क्या हो जाएगा कि जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, तब अब जो है अवतल दर्पण का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ग, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण में वह बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच हो, तब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा में पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी बोल रहा है कि जब कोई बच्चा क्लासरूम के पीछे एकदम बैठता है और वह श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को पढ़ सकता है, लेकिन उसके सामने बुक रखा है उसमें के अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पे कुछ ये दिए हैं 4 विकल्प, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पहला इसका क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है। तो ये कहाँ का नहीं देख पा रहा है, निकट का नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए जो विद्यार्थी का निकट बिंदु है उससे दूर हो गया है, इसलिए वह निकट का नहीं देख पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया क। क्योंकि वह निकट का क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जो उसके विद्यार्थी का निकट नेत्र बिंदु है वह दूर हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया क। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें, यहाँ पे बोला है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। जो 1/5 ओम का कितना प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, और हमें मान किसमें ज्ञात करना है, निम्नतम हमें मान चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी निम्नतम में मान निकालना हो तो हमें प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में व्यवस्थित
करना होता है। जब अगर निम्नतम मान निकालना हो तो हमें समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को व्यवस्थित करना होता है। और समांतर क्रम का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 1/rn। ये होता है समांतर क्रम का। तो हमें यहाँ पे कितने प्रतिरोधकों का चाहिए, यहाँ 5 प्रतिरोधकों का, तो हम लोग यहाँ पे R5 तक मान ले लेंगे। तो ये जो R दिया है इसका मान हमें कितना दिया है 1/5, तो इन सभी के जगह पे 1/5 रख देंगे। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्व करके फिर बताएंगे। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/25। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ख इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल, ये जो कागज का नीचे तल वाला है में स्थित किसी क्षैतिज तार, हम लोग ये होता है इसे बोलते हैं क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम, यानी इधर से इधर की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है वह इधर से हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से उत्तर, इधर नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, तो इधर से इधर की दिशा किस बिंदु पर होगी, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तार के ठीक नीचे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तार के ठीक नीचे। इसका ख जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है। फिर समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, और ग मेरा क्या बोला है, केवल उत्तल लेंस। घ क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो जो अनंत पर स्थित किसी वस्तु का, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है, वो किस में बनता है, वह बनता है उत्तल लेंस में। यह बात ध्यान में रखिएगा कि जब किसी वस्तु को हम लोग अनंत में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा किस में बनता है, वह बनता है उत्तल लेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु एक मिश्र धातु है। अब देखिए हम लोग पहले उपखंड क की बात किए थे, अब हम लोग उपखंड ख में बात करते हैं। उपखंड ख का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, इसमें से कौन कौन मिश्र धातु है। पहला दिया है एक तत्व, दूसरा एक यौगिक, तीसरा एक समांगी मिश्र, चौथा एक विषमांगी मिश्रण। तो ध्यान में रखिएगा कि जब मिश्र धातु की बात करें तो एक जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या होता है, वही होता है मिश्र धातु। समांगी मिश्रण को ही हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ग। इसको करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। हमने बोला नहीं है कि 1 मार्क्स, लेकिन जितना भी अभी तक बहुविकल्पी प्रश्न हमने पढ़ा और फिर आगे पढ़ेंगे सबके लिए वो 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन न लें। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है और बोला है कि निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि कौन असंतृप्त है कौन संतृप्त है। तो इसको पता करने के लिए देखिए ये होता है कि जब भी अगर संतृप्त की बात करें,
संतृप्त की यदि बात करें तो उसमें केवल सिंगल बॉन्ड लगा होना चाहिए। कि क्या लगा होना चाहिए? यदि संतृप्त कार्बन की बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो केवल उस कार्बन की लंबी चेन में क्या लगा होना चाहिए? केवल सिंगल बॉन्ड लगा होना चाहिए। और यदि असंतृप्त की बात करें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगे होने चाहिए। तो ये यहाँ पे हमें बोला क्या है? यहाँ पे क्या बोला है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होना चाहिए कि कार्बन की लंबी चेन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, तभी वह असंतृप्त होगा। तो देखते हैं किस में दिया है। इस वाले में देखिए, क वाले में तो केवल सिंगल बॉन्ड दिया है, तो यह क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला क्या है? इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया है डबल बॉन्ड। तो हमने क्या बोला? जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यदि दिख जाए तो वह क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं, ये भी केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संतृप्त। अब देखते हैं अगला वाला देखिए, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो यह भी क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से देखिए कौन कौन असंतृप्त हुआ? एक हो गया डी और एक कौन हो गया? एक हो गया बी। एक कौन का? डी और बी। तो इसमें अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या? ए तथा बी, ए तथा बी तो नहीं था। बी तथा डी, हाँ ये बी तथा डी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर ख हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यानी 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो इसका देखिए क्या बोल रहा है कि जो इसमें क्या बोल रहा है कि जब अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है, फिर एक बार देख लीजिए, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब भी ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा छेपी। क्या उसको बोलते हैं? ऊष्मा छेपी। तो एक क्या हो गया? एक तो हो गया बी, एक तो इसका हो गया बी। और देखते हैं और क्या क्या है। और यहाँ पे इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन था कथन चूने को बुझाने के लिए सत्य है? एक तो हो गया ख, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। जब भी ऊष्मा उत्पन्न हो वह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। और क्या है? परिणामी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। जो चूने का जो परिणामी विलयन जो हमें परिणामी विलयन मिलेगा उसका जो पीएच मान होगा वह होगा 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी और सी। ये सही हुआ और ये सही हुआ। तो बी और सी देखते हैं ऑप्शन में दिया है, तो हाँ यहाँ पे दिया है बी तथा सी। तो इसका राइट आंसर हो गया ख। ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 11वां क्वेश्चन, एक परमाणु का परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? फिर एक बार देख लीजिए कि एक परमाणु का परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। हमें परमाणुविक त्रिज्या का सही प्रदर्शन इसमें से देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डायग्राम देखने को मिल जा रहा है। इसमें से बताना है कि इसका त्रिज्या का सही प्रदर्शन कौन सा है। तो बताइए, मान लीजिए यह एक वृत्त हुआ, यह एक क्या हुआ? वृत्त हो गया। यह क्या है? यह एक केंद्र है। यह क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो इसकी त्रिज्या कौन सी होती है? त्रिज्या इसकी ये है, यह पूरा यहाँ पे सट जाएगा। इसकी यह त्रिज्या हो गई। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से त्रिज्या है। ये वाला देखिए, ये इसका क्या हो गया? केंद्र। और यहाँ से यहाँ लाया, यानी ये वाला सही है। और ये वाला देखिए, यही इसका क्या है? यही इसका केंद्र है। यह केंद्र से बाहर निकाला नहीं है,
ये देख सकते हैं, यह इसका क्या है, ये देख सकते हैं, ये इसका केंद्र है और केंद्र से त्रिज्या बाहर होना चाहिए, लेकिन ये तो बाहर निकाला नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा ये वाला। अब ये देखिए, ये इसका केंद्र है और यहाँ से इसने यहाँ तक निकाला, यानी यह क्या हो गया, इस पूरे वाले वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, यानी ये वाला सही है। और ये वाला देखिए, ये वाला इसका केंद्र तो ये है, यहाँ से ये लाता तब सही होता, लेकिन यह जो है यहाँ से केवल इसमें इसमें यह लिया है, तो इसलिए यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया दूसरा वाला और तीसरा। तो इसमें देखते हैं ख, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा तथा तीसरा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ख इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में उपयोगी अनुप्रयोगों से कीजिए, यानी हमें कॉलम ए तथा कॉलम बी को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला दिया है ब्लीचिंग पाउडर, पहला क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह क्या है, वह है विरंजक। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, विरंजक है। और बेकिंग सोडा, बी क्या दिया है, बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग, ये सब बात ध्यान में रखिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है वह विरंजक है और बेकिंग सोडा क्या है, प्रति अम्ल है। बेकिंग सोडा क्या है, प्रति अम्ल है। और जो धावन सोडा है, धावन सोडा को क्या बोलते हैं, कांच का विचरण। धावन सोडा से हम लोग कांच का विचरण करते हैं। और सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के लिए अब एक ही ऑप्शन ही बचा बी, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड से किससे हम लोग बी को मिला देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिया है, इसमें से हम लोग ढूंढते हैं। तो इसमें से आप लोग अगर ढूंढेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ए से हमने सी को मिलाया तो ए से दिया है, बी से हमने डी को मिलाया तो बी डी दिया है, सी से हमने ए को मिलाया तो ए दिया है और डी को हमने बी से मिलाया तो ये दिया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डैश दे दिया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कि इसमें से ये जो ऑप्शन इतना दिया है, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और अम्ल, तो इसके जगह पे क्या भरेंगे, अम्ल हम लोग भरेंगे। और एक बार जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब उपखंड ग चालू हो गया। उपखंड ग में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। उपखंड ग यानी 14 प्रश्न, 14वां क्वेश्चन। पहला दिया है, चूने के पानी से भरी परख नली में मैं जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो यह मान लीजिए हम यदि जब मुंह लगाकर किसी परख नली में मुंह लगाकर हम लोग फूकेंगे, यानी हम लोग अपना गैस छोड़ रहे हैं, तो हम लोग गैस कौन सा छोड़ते हैं, गैस हम लोग छोड़ते हैं CO2। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो इसका भी राइट आंसर ख हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन कि कुछ डायनासोरों में एक पर यानी क्या होता है, पर यानी पंछी, और मौजूद पर यानी पंछी नहीं, उसका पंख, पर यानी पंख मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। जो डायनासोर थे उन पर एक पंख थे, इसलिए वह उड़ नहीं पा रहे थे, किंतु उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पंछियों में पर होते हैं, जो पंछी हैं उनमें पर यानी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से हमें बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घ, कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों में हुई। यानी जो पक्षियों की उत्पत्ति कब हुई,
जो डायनासोरों का जो ये था वह कब था, हजारों करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर थे, अब तो डायनासोर नहीं है। तो इसलिए जो सृष्टि का मतलब बहुत ही बाद में, पक्षियों की उत्पत्ति कब हुई, बहुत ही बाद में हुई, इसलिए पक्षी क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, फिर एक बार देखिए, कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, क्या भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं, इसमें हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो पृथ्वी की परतों के जीवाश्म की स्थिति पे हमें बोल क्या रहा है कि जो किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत अधिक गहरी से प्राप्त हुआ, यानी गहरी से प्राप्त हुआ यानी बहुत ही पहले ये सब हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे क्या होला, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा कि विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जब जीव विलुप्त हुए थे तो उनका निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बहुत ही गहरी परतों में है। क्यों गहरी परतों का अर्थ क्या है कि उन लोग बहुत ही पहले यानी हजारों करोड़ों वर्ष पहले की यह बात है, इसलिए हम लोग इसका अवधि का निर्धारण नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में भाग ए, बी तथा सी का क्रम क्या होगा। चित्र ए, बी तथा सी, ये जो हमें चित्र दिया है इसमें ए, बी, सी दिया है, इसका क्रम क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो ये जो ए दिया है हम लोग इसे बोलते हैं अंकुर। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी प्रांकुर। ए को हम लोग बोलते हैं प्रांकुर, क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और ये जो बी है, बी को हम लोग बोलते हैं बीज पत्र, क्या बोलते हैं, बीज पत्र। और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। तो अब देखिए इसका क्रम क्या है, ए जो है उसे बोलते हैं प्रांकुर, बी क्या है बीजपत्र, सी क्या है मूलांकुर। तो इसका पहला क्रम क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रांकुर, दूसरे में बीजपत्र और तीसरे में मूलांकुर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग जो है यहाँ पे दिया है पहला प्रांकुर, दूसरा बीजपत्र और तीसरा मूलांकुर दिया है। इसको हमने क्रम में कैसे लाया है, ए जो है हम लोग इसको बोलते हैं प्रांकुर, बी जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं बीजपत्र, और सी जो है हम लोग इसको बोलते हैं मूलांकुर। तो इसका राइट आंसर प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं क्या क्या बोला है। अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत द्वारा सरकार किस क्षेत्र में प्रदान करता है। यह जो अमृता बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वह जीव संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि मटर के एक गोला तथा हरे रंग के बीज वाले पौधों YYRR झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकर कराया जाए तो F1 बीज कैसे होंगे। तो इसको बताने में भी बहुत ही टाइम लगेगा, तो अभी इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर जान लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा गोले और पीले, क्या इनका संकरक कराने पे क्या बनेगा, गोला और पीला, यानी इसका क आंसर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। यानी ए जो हमें ए दिया है यहाँ पे ये जो है यह इस ए भाग का नाम क्या है, इस ए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो भाग है हम लोग इसको बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं अंडाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया वर्णात्मक प्रश्न, कौन सा, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। और इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह की परिपाटी लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन, इसको करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करा रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, हम इसको बताने की कोशिश
जरूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखिए। पहला है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसलिए दो नंबर का एक एक क्वेश्चन है, 4 नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा, कि 2, 3 तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। ये जो देखिए 2, 3 और 6 ओम का प्रतिरोध है, हम इन्हें तीनों प्रतिरोधकों को किस क्रम में आप लोग संयोजित करेंगे, किसमें पहले समांतर में करेंगे कि श्रेणी में करेंगे। तो देखिए इसको करने का एक होता है कि जब भी कम हो तो उस निम्नतम के लिए समांतर क्रम का यूज करते हैं और अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम का हम लोग यूज करते हैं। तो यही इसको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा और इसको समांतर क्रम में, ऐसे ही करके आप लोग बना सकते हैं। ये भी करने के लिए आपको 4 नंबर मिल सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम के में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाह्य नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक बीच की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया है जो कि 2-2 नंबर का पूछा है। और अथवा में भी दिया है। अथवा में क्या दिया है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त वलय का महत्व क्या होगा। इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा। पहला क्या, मोटर का सिद्धांत लिखेंगे 2 नंबर, और दूसरा कार्यविधि लिखेंगे 2 नंबर, और दूसरा मोटर में विभक्त का वलय लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी आपको टोटल 6 नंबर मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं बनाइए। यहाँ पे 4 यौगिक दिए हैं, इन लोग का हमें आईपीसी स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस सब सारे 1-1 नंबर का है, 4 नंबर आपको मिलेगा। एक खंड ख का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क क्या बोल रहा है, तत्वों की पहचान कीजिए। ख क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त बताइए। भी करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेगा। यदि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो एक चैनल पे काफ़ी पहले से ही मौजूद है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के समीकरणों को संतुलित कैसे करें देख सकते हैं। तो ये आपको 6 दिया है, इसको 6 करेंगे तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे अथवा में दिया है, तो समीकरण को संतुलित कीजिए या फिर यह कीजिए। नेक्स्ट कीजिए, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा संचालन तथा तीसरा भर्जन। इन तीनों पे आप लोग को टिप्पणी लिखना है। 2-2 नंबर का है, 6 नंबर मिलेगा। अब खंड ग आ जाता है। खंड ग में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषताएं बताइए। संकरण में संतति की विशेषताएं यह सब मिलके क्या बनाएंगी, यहाँ पे हमें लिखना है। तो ये भी 4 नंबर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यह भी 4 नंबर का है। अगला बोल रहा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाव दीजिए। यह भी 4 नंबर का है। और लास्ट क्या बोल रहा है अगला कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए। कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे, आपको 6 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे दिया अथवा में, इसको नहीं करेंगे तो ये वाला करेंगे। मानव नर के जनन तंत्र का संचित्र वर्णन करें। यह भी 6 नंबर का है, अथवा में दिया है। जो मन करेगा आप वो कर सकते हैं। जो इस वीडियो में हमने एक यूपी बोर्ड क्लास 10th
साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर जाना, उसका पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।